नमस्कार दोस्तों। हेलो 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 हेलो। असल में क्या है ना, आज दोस्त मेरा जो लैपटॉप है ना वो थोड़ा बेवफा निकला, तो मैंने दूसरे लैपटॉप का सहारा लिया है। अब जब दूसरे लैपटॉप का सहारा लिया है तो दूसरा लैपटॉप अभी नाराज है, उसे मनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वफा कह रहा है पहले तुमने बेवफाई हमसे की, अब तुमसे किसी और ने बेवफाई कर दी। अब तुम हमारे पास आ रहे हो तो इसका मतलब इतनी जल्दी तो हम मानेंगे नहीं, हमें मनाओ। तो उनको मना रहे थे मेरे भाई, ठीक है। तो इनके भैया को कॉल किए थे, अब इनके भैया इन्हें मना रहे थे, तो अब जैसे तैसे ये मने, फाइनली सेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई अपने सेशन को। मतलब कभी कभी मैं बताऊं क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि मुझको खुद फील होता है मेरे को, काश में डॉक्टर भी होता, काश में इंजीनियर भी होता, काश मतलब मेरे अंदर सब कुछ होता है मेरे भाई। मुझे जब बार बार ये दिक्कतें कभी कभी होती ना, वो नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं। सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। कुछ दिन बाद ऐसा होता है सर आप बैंक पीओ भी होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, चलो। अरे हाँ, होता रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, एक बंदे को मैंने भेजा हुआ है कि भाई तू लैपटॉप सही करा के लेकर आ, उसके चार्जिंग का जो सॉकेट होता है वो गड़बड़ कर गया है, तो वो बेचारा उसे सही कराने गया है। एक बंदे से मैंने बोला है कि एक लैपटॉप मेरा कोरियर करके दे, तो एक कोरियर आ रहा है दिल्ली से, तो वो एक और लैपटॉप आ रहा है, तो वो आ जाएगा। तो मतलब सभी लोग लगे हुए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। फाइनली चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना हो गई थी हम लोगों की। ये पीएम स्वनिधि योजना हो गई थी हम लोगों की। आज जिन्होंने करंट अफेयर का सेशन नहीं देखा वो देख लेना, पीएम व्यय वंदना योजना भी हो गई थी हम लोगों की। अब आते प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे, ध्यान से समझना। अटल भूजल योजना हो गया था। जरा देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या है, मतलब एक बात समझने की बहुत जरूरत है। रघुराम राजन साहब जो नहीं है, उन्होंने इसी योजना के नहीं बोला था कि ये आज तुम्हें बहुत बेहतर लग रही है, कल ये तुम्हारे गले की हड्डी बन जाएगी। तो बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, ओके, उसमें बातचीत कर रहे थे सारी चीजें। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सर? कहते अरे गौतम जी तुम्हें पता नहीं है, इस योजना में ना जो लोन दिया जा रहा है वो बिना किसी कोलेट्रल के दिया जा रहा है। मैंने कहा कोलेट्रल मतलब कोलेटरल मतलब वो कहते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के गिरवी रखे लोन यहां पर दिया जा रहा है। मतलब अगर ये लोन दिया जा रहा है तो उसको रिकवरी इतनी आसान तो होगी नहीं। मैंने कहा यार ये तो आपने बहुत पते की बात बोली, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिया जा रहा है। वैसे आप लोगों को एक और चीज बताता हूं मैं, ये तो एक पॉइंट था ही। दूसरा क्या हुआ था कि ये जो रघुराम राजन साहब हैं, इनसे पहले एक गवर्नर का नाम बताइए, जो इनके बाद जो गवर्नर बने मेरे को बताइए फटाफट से। जो इनके बाद गवर्नर बने उनका नाम क्या है? उर्जित पटेल। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज लिंक करूंगा। उर्जित पटेल साहब के साथ एक डेप्यूटी गवर्नर और थे जिन्होंने रिजाइन दिया था, उनका नाम क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, विरल आचार्य। इन लोगों ने दोनों ने रिजाइन क्यों दिया था? सरकार का दबाव बहुत था इनके ऊपर। असल में ये कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, पीसीए का। पीसीए में क्या होता है कि अच्छा एक बात बताइए, जैसा फॉर एग्जांपल ये आशीष गौतम है, और ये फरवरी के महीने में जो एक बहुत प्रिय हफ्ता होता है 7 दिन का, उन हफ्तों में पिताजी का पैसा बहुत उड़ा रहा है। दे टैडी की दे चॉकलेट की, दे टैडी की दे चॉकलेट की, दे टैडी की दे चॉकलेट मेरे भाई। कहीं टैडी बियर दे रहा है तो कहीं चॉकलेट दे रहा है, कहीं टैडी बियर दे रहा है तो मेरे भाई कहीं चॉकलेट दे रहा है। अब ऐसे में मेरे भाई पिताजी को पता चल गया, पिताजी क्या करेंगे? मुझे कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? सर ऑब्वियसली कंट्रोल करेंगे, मतलब जो आउट ऑफ कंट्रोल होगा उसे कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे ही जो बैंक थे ना, ये लोन दे रहे थे, अब लोन की रिकवरी तो हो नहीं पा रही थी, तो आरबीआई ने क्या किया, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, उनको बोल दिया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कि तुम नई ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, नई वैकेंसी नहीं दे पाओगे। अब ऐसे में हुआ क्या कि नया लोन नहीं दे पाओगे, तो ये मुद्रा योजना में बड़ा झोल हो गया था। क्यों? क्योंकि मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा है विदाउट सिक्योरिटी दिया जा रहा है, और बैंक के ऊपर जब पीसीए लग जाएगा तो फिर वो लोन नहीं दे पाएंगे। तो सरकार की थोड़ी यहां पर कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आरबीआई के साथ बातचीत में, ये हम लोग पढ़ रहे थे उस दौरान की बात, अभी कुछ वक्त पहले की बात है, जब पढ़ते थे पूरा आर्टिकल वगैरह आते तो उसमें इनके बीच में थोड़ा मतभेद चल रहा था। ओके,
जब मतभेद चला तो इसमें इन्होंने भाई जो ये अपने थे विरल आचार्य साहब, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया, उर्जित पटेल साहब ने भी दे दिया, और उसके बाद धीरे 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 सभी बैंक के ऊपर से पीसीए हटने लगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। उसका रीजन यही रहा था कि इस योजना में लोन प्रोवाइड किया जाए, उस पर रुकना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। पीएम स्वनिधि में भी कोलेटरल नहीं है। पीसीए क्या है बेटा? पीसीए तुम्हारे लिए अभी फूफा है, उन फूफा को हम बाद में पढ़ेंगे, उनका टॉपिक अलग है पढ़ने का। अभी के लिए ये समझ लो कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है बैंक के ऊपर। अब आते हैं इस योजना के ऊपर। इसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMMY? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इट इज अ स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस योजना को किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख रुपीस। मतलब यह है कि इस योजना के कितने तक का लोन मिलता है? आंसर बनता है 10 लाख रुपए का। यह पॉइंट क्लियर है? इस योजना के तहत कितने तक का लोन मिलता है? आंसर है मेरे भाई 10 लाख रुपए का। ओके, 10 लाख रुपए का फॉर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। अब ये समझ लो छोटे छोटे व्यापारी, कारीगर हो गए, आर्टिसन हो गए, मजदूर हो गए, ठीक है, ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों को मेरे दोस्त 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के गिरवी रखे दिया जाता है। ठीक है, दीज लोन आर क्लासिफाइड एज दी मुद्रा लोन। इन्हीं लोन को हम लोग मुद्रा लोन के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। क्लियर भाई? सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMMY? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। किसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना को कब लॉन्च किया गया? तो 8 अप्रैल 2015 को, 8 ऑफ अप्रैल 2015 को। ठीक है, और इस योजना में जो लोन मिलता है मैक्सिमम कितने लाख रुपए का? 10 लाख रुपए का इस योजना के तहत लोन मिलता है। इस योजना की 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। ओके, जो ये शिशु कैटेगरी है इसके तहत लोन है अप टू 50,000। किशोर के तहत जो लोन है मोर देन 50,000। बट अप टू 5 लाख, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। ओके, तरुण योजना में मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख। क्लियर है भाई? ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि किशोर योजना में, भाई 3 कैटेगरी हुए, शिशु, किशोर, तरुण। मुद्रा योजना के तहत जो शिशु कैटेगरी है इसमें मैक्सिमम लोन कितना है? मैक्सिमम 50,000। किशोर कैटेगरी में मैक्सिमम लोन कितना है? 5 लाख। तरुण कैटेगरी में मैक्सिमम लोन कितना है? 10 लाख। ओके, CHSL में आया था बेटा। CHSL में क्या, ये हर एक एग्जाम में आता है। ओके, अब जरा आगे देखना मेरे दोस्त, नेक्स्ट। अब और डिटेल में हम लोग इस योजना को पढ़ेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई है फॉर द डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस। जो भी माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस हैं उन सभी को पैसा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना को शुरू किया गया है। ओके, अब जरा समझने की जरूरत है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, it was announced by honorable finance minister while presenting the union budget for the financial year 2016। जब वित्तीय वर्ष 2016 का बजट प्रेजेंट किया जा रहा था, यानी कि 2015-16 का जब बजट प्रेजेंट किया जा रहा था, उस दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि ये एक मुद्रा, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि माइक्रो जितनी भी यूनिट्स रहेंगी, एंटरप्राइजेस रहेंगी, उनके डेवलपमेंट का, उनको क्रेडिट उपलब्ध कराने का ये काम करेगा।
द पर्पस ऑफ मुद्रा इज टू प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस, ओके भाई, नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई। अभी थोड़ी देर के लिए इतने बड़े बड़े शब्दों को भूल जाओ, ठीक है, इतने बड़े बड़े शब्दों को अभी भूल जाओ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है, ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन विल बी एक्सटेंडेड बाय ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, यहां से समझने की जरूरत है, ठीक है। जो ये जितने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जा रहा है, इट विल बी एक्सटेंडेड बाय ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके आ गए सरकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को, ओके। तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम इसके तहत लोन कितने का दिया जाता है? 10 लाख रुपीस का। चौथा क्वेश्चन, इसमें कितनी कैटेगरी? शिशु, किशोर, तरुण, तीनों में कितना कितना लोन है? इसमें 50 के है, इसमें 5 लाख है, इसमें 10 लाख है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। जो मॉनिटरिंग ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोग्रेस एट स्टेट लेवल विल बी डन बाय एसएलबीसी। अभी देखो, थोड़ा 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 तुम्हें लगने लगेगा यार जो ये थोड़ा बड़े लेवल पे जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग इस वाली लाइन को होल्ड करते हैं, ठीक है। इस वाली लाइन को होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रीफाइनेंस वर्ड अभी समझ में नहीं आएगा। इस वाले को होल्ड करते, यहां पर आते हैं। बोरोवर कैन ऑल्सो नाउ फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मुद्रा लोन ऑन उद्यम मित्रा पोर्टल। या तो आप हो सकता है बैंक में चले जाएं लोन लेने के लिए, ओके, या तो फिर हो सकता है आप ऑनलाइन जो ये www.उद्यम मित्रा पोर्टल है, इसके माध्यम से, उद्यम मित्रा पोर्टल है, इसके माध्यम से भी ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा हैज बीन इनिशियली फॉर्म्ड एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। यही आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन रहा था कि जो मुद्रा है ये किसकी सब्सिडरी है? मुद्रा किसकी सब्सिडरी है? किसी ने एग्जाम दिया था हाल फिलहाल जिसे याद हो कि मुद्रा किसकी सब्सिडरी है? मुद्रा इज ए इंस्टीट्यूशन, ओके, मुद्रा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर रहा। एक बात समझना, यहां लिखा है मुद्रा जो है ना वो डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर रहा है, वो किसी को भी डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये बैंक को फाइनेंस करेगा। जो ये बैंक हैं, जितने भी सरकारी हैं, प्राइवेट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरआरबी है, इनको फाइनेंस करने का काम करेगा और वो आगे फर्दर मेरे दोस्त लोन प्रोवाइड करेंगे मुद्रा के तहत। ये डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर रहा है, समझना मेरे भाई, ये डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर रहा है। इट इज नॉट डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ओके। और मुद्रा हैज बीन इनिशियली फॉर्म्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सिडबी विद 100% कैपिटल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इट। मतलब कहने का यह है कि मुद्रा जो है इसमें 100% पूंजी सिडबी की है और 100% ओन्ड है, तभी तो लिखा 100% ओन्ड, 100% ओन्ड। वर्तमान में बात करते हैं तो ये अभी देखो, ये कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये वर्ड समझ लो। कैपिटल जो मुद्रा की है वो 1000 करोड़ रुपए है, उसमें एक पेड अप कैपिटल शब्द होता है वो 750 करोड़। अभी के लिए इसे रीड कर लेना, अभी के लिए रीड कर लो, ओके। अभी तुम्हें क्या क्या चीजों पे फोकस करना है वो मैं बता देता हूं। तुम्हें सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है यहां पर कि ये जो मुद्रा है इसकी फुल फॉर्म, 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। मैक्सिमम लोन इसमें जो मिलता है 10 लाख रुपए का, और ये जो इसी 3 कैटेगरी है, 50,000, 5 लाख और 10 लाख, ओके। शिशु, किशोर, तरुण में मैक्सिमम लोन कितना है? इसमें ऑफलाइन तो भाई क्रेडिट मिलेगा, आप बैंक जाएंगे किसी में वहां मिल जाएगा, एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे मिल जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल का नाम भी यहां पर गिवन है, ये आपको याद रखना है। ये किसकी सब्सिडरी है? तो ये सिडबी की सब्सिडरी है। सिडबी की इसमें 100% कैपिटल है।
ये डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करता है, ये रीफाइनेंसिंग का काम करता है। मतलब जो बैंक लोन देंगे मेरे भाई, जो भी आगे लोन देंगे, उनकी रीफाइनेंसिंग का, उनको मेरे भाई फाइनेंस करने का ये काम करता है। ओके, मतलब इससे पैसा जाएगा बैंक के पास, और बैंक से पैसा आगे मेरे भाई मुद्रा में, शिशु किशोर तरुण, इन तीन कैटेगरी में बटेगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आया इतना? रीफाइनेंस संकेत तभी समझ में नहीं आएगा, रीफाइनेंस का मतलब समझ में आएगा मॉनेटरी पॉलिसी में। अभी के लिए समझ लो एक तरीके से पैसा उधार देना। ये बैंकों को पैसा उधार देगा, फर्दर वो बैंक आगे उधार पैसा देंगे। सर हिंदी नहीं है, क्यों हिंदी नहीं है मेरे भाई? हिंदी ये रही। ये योजना किसके लिए है? अब जैसे मेरे दोस्त तुम लोग प्लम्बर वगैरह को जानते हो, प्लम्बर हो गए, छोटे छोटे दुकानदार हो गए, उनके लिए एलिजिबल, वो एलिजिबल है। आर्टिसन हो गए, कारीगर हो गए। डायरेक्ट लैंडिंग यानी जैसे तुम लोग अगर बैंक गए तो बैंक उधार दे रहा है, वो डायरेक्ट लैंडिंग कर रहा है। लेकिन आरबीआई लैंडिंग करता है क्या? नाबार्ड लैंडिंग करता है क्या? नहीं करता ना मेरे भाई। ठीक है, नाबार्ड क्या है? रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक्स को देता है, बैंक आगे फर्दर कस्टमर को देते हैं। आरबीआई भी रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक को देता, बैंक फर्दर आगे कस्टमर को देते हैं। ऐसे ही सिडबी भी ऐसे ही करता है मेरे भाई, रीफाइनेंसिंग का काम करता है, छोटे छोटे उद्योगों को फिर बैंक आगे देते हैं। ऐसे ही ये जो मुद्रा बनाया गया, मुद्रा इंस्टीट्यूशन, ये भी रीफाइनेंसिंग का काम करता है, डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता। हाँ जी, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। इसमें सिक्योरिटी नहीं होता, विदाउट सिक्योरिटी रखा जाता है। शिशु किशोर तरुण कैटेगरी किस हिसाब से हैं? अरे भाई, मुद्रा के अंतर्गत लोन मिलता है तीन कैटेगरी में। इन्होंने फर्दर उसको भी क्लासिफाई कर दिया कि मैक्सिमम 10 लाख मिलेगा। 10 में भी शिशु में अलग है, किशोर में अलग है, तरुण में अलग है। शिशु में कितना रहेगा, किशोर में कितना रहेगा, तरुण में कितना रहेगा, उसमें यहां पर डिसाइड किया गया है। ठीक है, लोन के समय डॉक्यूमेंट भी लेते हैं। यार ये छोटे छोटे सवाल, बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तब डॉक्यूमेंट नहीं लेते? यार ऐसे सवाल तो मत करो। वॉरियर 8.0 का बताओ बेटा, वो वॉरियर 8.0 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बच्चा जो घबरा रहा है ना गवर्नमेंट स्कीम के टॉपिक से, मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एग्जाम में सवाल यहीं से आने हैं। ठीक है, अब जरा चलते हैं, स्टार्टिंग से एक योजना उठाते हैं। इस पोषण अभियान को जरा रीड करिए आप लोग। पोषण अभियान को रीड करिए। देखो अब मेरी बात समझो, जो भी बैंक एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनको करना क्या है। मेरा यूट्यूब पे जो सेशन होता है 7 AM करंट अफेयर का, वो आपको मिस नहीं करना। यहां से आपका करंट अफेयर और स्टैटिक कंप्लीट होगा। बाकी जिन्होंने बैंक महापैक ले रखा है वो स्टैटिक जी के 2.0 पे भी फोकस कर सकते हैं, वो आपको पेड क्लासेस में पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। बाकी ये वॉरियर 7.0 वाले स्टूडेंट है, वॉरियर 7.0 देखें, ये 3 to 5 होता है मेरा। ठीक है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। और 6.0 ये जो चल रहा है ये होता है सुबह 8:30 to 10, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इसमें 5 से 6 क्लासेस बाकी हैं बस। 8.0 जो स्टार्ट होगा वो टीटीएस में स्टार्ट होगा, ये होगा आपका 3 to 5 ही। ठीक है, 3 to 5, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। ठीक है, तो आपको वॉरियर की कोई भी एक सीरीज पे फोकस कर लो, सब एक ही हैं। और यूट्यूब सेशन मेरे दोस्त, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, नंबर आपके कहीं नहीं जाने। ठीक है,
चलो अब आते हैं पोषण अभियान। बजट में इसको खत्म किया जा रहा है, इसकी जगह पे पोषण अभियान की जगह पे पोषण अभियान 2.0 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा 2.0, वो तब की तब है, अभी तो वर्तमान में ये है, इस पे फोकस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, प्लीज जरा फोकस करिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोषण? पोषण की फुल फॉर्म क्या, प्लीज मेरे साथ एक बार बोलिएगा मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। दूसरा नाम है इसका पोषण अभियान। या तो पोषण अभियान कहिए या प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, या तीसरा नाम है इसका नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो मेरे भाई सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोषण? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना। ओके, दूसरा मेरे भाई पोषण अभियान हो गया, फुल फॉर्म हो गई, पोषण अभियान हो गया। तीसरा हो गया NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जो न्यूट्रिशनल आउटकम है बच्चों में, प्रेग्नेंट वीमेन में, लैक्टिंग मदर्स में, उनको इंप्रूव करना है। जो ये समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना है, जो पोषण अभियान है या राष्ट्रीय पोषण मिशन, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ओके, अब जरा समझने की जरूरत है इसको आगे। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को रहा था, 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था। राजस्थान के झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। ओके, किसने कब लॉन्च किया था ये क्लियर है मेरे भाई? साउंड क्लियर नहीं है? देखो यार समझना, जब इन्वेटर पे सेशन चलता है तो लाइट जब चली जाती तो ऐसा डर 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 करके आवाज आती है, तो थोड़ा मैनेज कर लो, लाइट अभी आ जाएगी। ये क्लियर हो गया पोषण अभियान? पोषण अभियान क्लियर हो गया मेरे भाई? यस सर, क्लियर हो गया। पोषण अभियान में ये क्लियर हो गया कि इसको लॉन्च कब किया गया था, किसने लॉन्च किया था, ये क्लियर हो गया। चलो अब देखना आगे, अभी और समझते हैं, अभी समझने वाली चीज तो आगे है। यहां पर देखना इस योजना में है क्या है। 3 चीजों की बात की गई है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद उसके साथ जो समस्याएं बन रही हैं उसमें एक देखने को मिल रही है स्टंटनिंग। स्टंटनिंग का मतलब क्या है? स्टंटनिंग, एक आ रहा है कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ये माताओं में भी देखने को मिल रहा है। ओके, अंडर न्यूट्रिशन। एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया, ये आपको जो भी यंग चिल्ड्रन है, महिलाएं हैं, एडोलसेंट गर्ल हैं, उनमें देखने को मिलेगा। और एक आ रहा है लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट। क्या मतलब है इसका मेरे भाई? जो ये स्टंटनिंग मतलब है बौनापन, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन कुपोषण, शरीर का विकास ना होना मेरे दोस्त, एनीमिया खून की कमी, और जब जन्म होता है बच्चे का तो मेरे भाई लो बर्थ वेट है, लो बर्थ वेट है, मतलब ये समझ लीजिए हल्का बच्चा हो रहा है। ओके, अब जरा समझने की जरूरत है इस पोषण अभियान में क्या कहा गया है। पोषण अभियान में बोला गया है कि इनको हमें हर साल 2%, 2%, 3% और 2% पर एनम रेस्पेक्टिवली कम करना है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरी स्कीम। श्वेता पवार, श्वेता पवार, जिम्मेदारियां नहीं है क्या? जिम्मेदारियां नहीं है क्या घर पे बेटा? क्या भगवान ने आपको सब कुछ बिल्कुल बना बनाया दे दिया है? जब घर पे रोटी पकती है उसमें भी टाइम लगता है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरी स्कीम। ओ माय गॉड, कैसे? कैसे? कितनी बार पढ़ ली आपने योजना, बताना यार मेरे को।
अगर लगता है कि डिफिकल्ट है, मन में रखो, कमेंट मत करो, तुम्हारे कमेंट से मैं नहीं और डाइवर्ट होते हैं और फिर तुम्हें देख के चार और बोलेंगे। मैं बैठा हूं मेरे भाई, एक को घबराने की जरूरत नहीं है, एक को घबराने की, मैं याद कराऊंगा सारा। ठीक है, मैं सब याद करा दूंगा, तुम लोग बस सुनते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। ना समझ में आए तो मेरे से 36 बार पूछो, बताऊंगा। तुम्हारी चवन्नी भी वसूल होगी, उछल उछल के बोलेगी ओए होए मैं वसूल हो गई, लेकिन घबराने का नहीं मेरे भाई, ओके। अब जरा समझो मेरे दोस्त, पोषण अभियान क्या कहता है? पोषण अभियान कहता है कि बेटा हमें चार चीजों पे फोकस करना है। चार चीजें कौन सी हैं? स्टंटनिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट। इनमें हर चीज को 2-2% कम करना है, लेकिन इस बजाय एक के। उसमें है एनीमिया। एनीमिया को हर साल कितने प्रतिशत कम करना है? 3%। स्टंटनिंग मतलब होता है बौनापन। जरा देखिएगा, हिंदी में थोड़ा समझ में आ जाएगा। लंबाई कम बढ़ने की समस्या, लंबाई बढ़ने की समस्या, भाई कम बढ़ रही है। कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, और इसके बाद आता है जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने संबंधी समस्या। ओके, क्लियर है दोस्त ये? अब आगे समझना। ऑल्दो द टारगेट टू रिड्यूस स्टंटनिंग इज एटलीस्ट 2%, कम से कम का टारगेट है, मतलब कम से कम 2% पर एनम कम करनी है स्टंटनिंग। लेकिन मेरे भाई, मिशन वुड स्ट्राइव टू अचीव रिडक्शन इन स्टंटिंग फ्रॉम, मतलब कहने का यह है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चल रहा था, भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 में रहा था, और ये फोर्थ था। इसमें जो स्टंटनिंग थी इट वाज 38.4%। ठीक है, 38.4%। इसको 2022 तक कितना करना है? 2022 तक 25% पे लेकर आना है, 25% पे। इसी के लिए लॉन्च किया गया है मिशन 25/2022। समझ में आया? क्लियर हुआ मेरे भाई? नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 2016 में स्टंटनिंग वाज 38.4%। ओके, इस ही को 2022 तक 25% पे लेकर आना है। भले यहां पर सरकार का कहना है कि 2-2% हमें हर साल कम करना है, लेकिन ओवरऑल टारगेट इसको 2022 तक कितना है? कम से कम 2% है करना है, लेकिन मेरे भाई 25% पर लेकर आना है। समझ में आया मेरे दोस्त? ओनली फॉर स्टंटिंग, यस बॉस, ओनली फॉर स्टंटनिंग। बाकियों का टारगेट तो ये जो है वो जो है मेरे भाई। पोषण अभियान में इन्होंने स्टंटनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है। इनका कहना है जो बौनापन है 2016 के नेशनल फैमिली, जो 2016 में नेशनल हेल्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चल रहा था, फोर्थ रहा था, उसके अनुसार 38.4% है स्टंटनिंग। लेकिन 2022 तक मिशन, भाई मिशन 2000, मिशन 25 मतलब क्या है? मिशन 25 मतलब 2022 तक इसे 25% पे लेकर आना है, लेकिन हर साल 2% कम से कम इसे कम करना है। ओके, क्लियर हो गया दोस्त? ये वाला पैराग्राफ क्लियर है? ये वाला पैराग्राफ क्लियर है? जो ये टास्क है, टास्क ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान, इसको कौन कर रहा है? टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। जो ये नीति आयोग है, इसके अंतर्गत एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है, उसके द्वारा इंप्लीमेंटेशन का काम किया जा रहा है पोषण अभियान का। यहां वर्ड एटलीस्ट लिखा है, मतलब कम से कम। तो 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था इस योजना को। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य लंबाई कम बढ़ने की समस्या, कुपोषण, एनीमिया, जन्म के समय बच्चों के वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3%, 2% कम करना है। हालांकि लंबाई कम बढ़ने की समस्या को कम करने का लक्ष्य कम से कम 2%, लेकिन मिशन 2022 तक लंबाई कम बढ़ने की समस्या को 38.4% 2016 में से घटाकर 25% 2022 तक करना है। पोषण अभियान के कार्यान्वयन का कार्य नीति आयोग में स्थापित तकनीकी सहायता इकाई के माध्यम से किया जाता है।
सिंपल हो गया, चारों पॉइंट क्लियर है कि पोषण अभियान का पर्पस क्या है। पोषण अभियान में 4 चीजों पे फोकस किया गया है, इनको इतना इतना कम करना है, यही है। आजकल आप लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, आज भी मैंने तुम लोगों को एक बात पढ़ाई थी, वर्ल्ड हंगर डे। और वर्ल्ड हंगर डे में मैंने ये कहा था कि जो महिलाएं हैं उसमें जो मौतें होती हैं 60% महिलाओं की हैं। अगर आप लोग देखते हैं हंगर से जो, मतलब मैंने मौतों में बताया था कि एड्स से या एड्स के अलावा ट्यूबरक्लोसिस से या मलेरिया से इतनी मौतें नहीं हो रही हैं जितनी मौतें कहीं ना कहीं मेरे भाई किससे हो रही हैं, हंगर से हो रही हैं। तो ये हंगर हुआ या ये जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट ना मिलना मेरे भाई खाने के समय, या इवन प्रेग्नेंट महिलाओं को, तो उसके कारण ये समस्या सब देखने को मिल रही हैं। एक बार पढ़ो जल्दी से, इसको रीड करो। दोस्तों एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट जरा, ठीक है, एक मिनट में म्यूट पे कर रहा हूं, जब तक रीड कर लो आप। हेलो भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखना। असल में ना कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, खुद पे ही वो अभी कॉल आया था, वो सारी चीजें सही हो रही थी ना वहां पर, तो वो पूछ रहा था सर ये हो गया है, इसमें और क्या करना है, ये होना है वो होना है। तो इस चक्कर में मेरे भाई तुम लोगों के लिए चल रहा है यार, कोई वो नहीं है परेशानी। थोड़ा मैनेज कर लिया करो कभी कभी। मैंने बोला 1 मिनट होल्ड पर रुक जा, तब तक रिवाइज कर लो, बाकी जो पढ़ा दी थी वो रिवाइज कर लो। ये व्यय वंदना हो गई थी, अब इस पे आते हैं जरा। मुद्रा योजना कंप्लीट हो गई है, इसमें थोड़ा पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ते चलेंगे तो समझते चलेंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। जरा इस योजना को रीड करो 1 मिनट के लिए। 5 देखो, सबसे पहले तो इस योजना का नाम याद रखना, PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
5 मार्च 2019 को 5th ऑफ मार्च 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। कहां से? गुजरात के वस्त्रल से। अगेन याद रखना है इसकी डेट को और कहां से इसे लॉन्च किया। गुजरात के वस्त्रल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी। ये स्कीम भी पेंशन स्कीम है। मतलब हम लोगों ने व्यय वंदना योजना पढ़ी थी, वो एक पेंशन स्कीम है। ओके, ये एक पेंशन स्कीम है। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन। अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैसे होते हैं? ऐसी संस्थाओं में काम करने वाले जिनको आप लोग दहाड़ी मजदूर भी कहते हैं। ऐसे मेरे भाई जिनकी ये संस्थाओं में ना पीएफ कटता है मेरे भाई, नहीं प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं कटती हैं। ओके, तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं इनके लिए पेंशन स्कीम लॉन्च की गई सरकार के द्वारा। अब इसमें जो एंट्री एज दी गई है, जिसमें एंट्री एज दी गई है, इट इज गाइज 18 टू 40 इयर्स। मतलब एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड सो टिल 40, ये पर्सन एलिजिबल हैं। और अपनी एज से 60 इयर्स एज होने तक, अपनी एज से हर कोई व्यक्ति 60 इयर्स एज होने तक, कौन? पहली चीज तो एलिजिबल कौन है? वो जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। तो एक व्यक्ति जो कि यहां पर, जिसकी उम्र यहां पर गिवन है मेरे भाई, उसमें अपनी एज से टिल 60 ईयर तक वो एक कंट्रीब्यूशन करता है। एक निश्चित कंट्रीब्यूशन है, सरकार ने डिसाइड कर रखा है। और आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 इयर्स, 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद या 60 वर्ष की उम्र होने के बाद वो यहां पर 3000 पर मंथ पेंशन के लिए एलिजिबल बनता है। एक और कंडीशन इसमें बोली है कि उसकी जो इनकम मंथली होनी चाहिए वो 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, जो इनकम होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक पेंशन स्कीम है। 5 मार्च 2019, 5th ऑफ मार्च 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के वस्त्रल से इसको लॉन्च किया था। और इस योजना में बोला है कि ऐसे व्यक्ति एलिजिबल है इस योजना के तहत जिनकी मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है। इसमें वही व्यक्ति एलिजिबल है जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, 18 टू 40 इयर्स है। अगर इससे ऊपर उम्र का व्यक्ति तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता, इससे कम उम्र का व्यक्ति तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। हर जो व्यक्ति होगा उसको अपनी एज के अकॉर्डिंग एक निश्चित कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कब तक? 60 साल की उम्र होने तक। और जैसे ही 60 साल की उम्र हो जाएगी, 60 साल की उम्र प्राप्त करते ही उसको 3000 पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 3000 पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो फैमिली पेंशन है इसमें, कि अगर जो व्यक्ति है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या उसका पति, उसको यहां पर पेंशन का 50% मिलने लगेगा। तो 50, जैसे फैमिली जो पेंशन है वो सिर्फ स्पाउस के केस में ही है। मतलब पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, और उसमें भी 3000 पर मंथ की जगह 50% के लिए वो हकदार होगी एज अ फैमिली पेंशन, या हकदार होगा एज अ फैमिली पेंशन। ओके, इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं। मैं एक मिनट वो देख लूं, इसमें जो लिस्ट गिवन होती है वो लिस्ट मैंने ऐड करी है कि नहीं करी। चलो नहीं है, फिर मैं भी बता दूंगा उसमें। पहले तुम लोग इतने तक इस योजना को रीड कर लो जल्दी से, फिर मैं इसके आगे और डिटेल पॉइंट बताता हूं। सर वो इंसान को डिपॉजिट करना कितना करना पड़ेगा स्कीम में? चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इतना मटेरियल नहीं है, मैं लिख दिखा देता हूं तुम्हें। मैंने तुम्हें बोला था एज के अकॉर्डिंग उन्हें जमा करना है। हर व्यक्ति की एज है 18 से लेके 40 साल तक का व्यक्ति।
सामने आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, इसे जूम कर देता हूं और बेहतर तरीके से दिखने लगेगी। क्या आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है? देखिए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, मैं एग्जांपल 18 वर्ष से दे रहा हूं, उसको कितने साल तक जमा करना पड़ेगा जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं हो रही। टोटल मिलाकर कंट्रीब्यूशन है 110 रुपए उसे देने, लेकिन 110 में से आधे वो देगा, आधे सरकार देगी। ऐसे ही 18 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति को टिल 60 ईयर्स तक, मतलब उसको 41 साल पे करना पड़ेगा, 41 साल 116 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें 58 देगी गवर्नमेंट, आधा कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी, आधा कंट्रीब्यूशन वो करेगा। एग्जांपल के तौर पर 29 साल वाला व्यक्ति देख लो, तो अगर किसी व्यक्ति की उम्र 29 साल है तो 29 से 60 तक कितने हो गए? 31 ईयर्स। ओके, 31 ईयर्स हो गए। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ, सामने दिख रहा है? यस यस, ये डेटा इंपॉर्टेंट है नहीं? डेटा समझने के लिए बार बार सवाल आ रहे थे ना, कम से कम 50 सवाल आ गए इसको लेके, इसलिए मैंने इसको बता दे रहा हूँ। 29 से लेके 60 साल तक इसे, मतलब कि 31 साल जमा करना है, 200 रुपए 200 रुपए, लेकिन 200 रुपए में से इसका कंट्रीब्यूशन होगा 100 और 100 सरकार देगी। तो मैक्सिमम कौन सी एज का व्यक्ति इसमें एलिजिबल होता है? तो जैसा व्यक्ति की उम्र 40 साल है, वो व्यक्ति 41 साल वाला इस योजना में नहीं एलिजिबल है, तो 40 साल वाला 60 सालों तक, मतलब कि 20 साल तक जमा करेगा, जब तक उसकी उम्र 60 वर्ष नहीं हो रही। इसको कितने साल करना है? 20 साल करना है। कितना करना पड़ेगा? 400 रुपए, 200 सरकार करेगी, 200 ये करेगा। समझ में आ गया मेरे भाई? क्लियर हो गई ये योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? फिफ्टी परसेंट किस चीज का मिलेगा? स्पाउस की डेथ के बाद। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। अच्छा एक बात बताओ, कोई सरकारी कर्मचारी देखा है जब उसका देहांत हो जाता है उसकी पत्नी को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो जो उसको पेंशन मिलती है, उसकी जो पेंशन होता है उसी का तो आधा मिलता है, तो 3,000 पर मंथ मिल रहा है, उसी का तो 50% मिलेगा बेटा। दैट मीन्स अप टू 60 ईयर्स शुड, हाँ 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 बिल्कुल सही पकड़े, टिल 60 ईयर्स कम एज की 18 प्लस होगी, इसमें इन्वेस्ट करें। लिस्ट वाला मंथली था ना? हाँ बेटा मंथली था वो। अभी मिशन पोषण 2.0 आया नहीं है, अभी पोषण अभियान ही चल रहा है। अभी सरकार ने बोल दिया था बजट में लाएंगे, लेकिन आया नहीं अभी। सैलरी अगर 15,000 से ज्यादा हो वो एलिजिबल नहीं है। 3,000 मिनिमम है कि मैक्सिमम? बेटा 3,000 मैक्सिमम है। 60 ईयर्स पेंशन 60 साल के बाद ही तो मिलेगी। 60 वर्ष तक होने तक वो जमा करेंगे, आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स ही विल बी एलिजिबल, शी विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन। हाँ दिव्यांशी जी, ये भी करना है। अब कुछ क्वेश्चन है, अब उनको जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले एक एक करके जो तुम्हारे डाउट आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे डाउट ले लेते हैं यहां पर, कि भाई सर 60 साल से पहले अगर मृत्यु हो गई तब क्या होगा? ये सवाल तो आना लाजमी बनता है ना। इसको जरा देख लेते हैं। फंड मैनेजमेंट का काम किसका है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना will be central sector scheme administered by Ministry of Labor and Employment। इसको ध्यान से सुनिएगा। PMSYM केंद्र की योजना है जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको भारतीय जीवन बीमा निगम और CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा लागू किया जाएगा। LIC विल बी पेंशन फंड मैनेजर, जो भी पैसा आ रहा है उसका मैनेजमेंट का काम LIC का है, फंड मैनेजमेंट का, और जो भी पेंशन पे आउट किया जाएगा उसका काम भी LIC का है। ओके। अमाउंट कलेक्टेड अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन स्कीम शैल बी इन्वेस्टेड एज पर इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका पैसा जो आ रहा है सरकार कहां निवेश कर रही है, सरकार ने जो बताया वो वहां पर कर रही है, हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट मेरे भाई, अब समझने की जरूरत क्या है? अब ये मैंने जो पढ़ाया था उसका रीजन क्या है?
सर 60 से पहले डेथ हो गई तो क्या स्पाउस उससे कंटिन्यू कर सकता है? वेल डन बेटा, थोड़ा भी रुक जाओ। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर एग्जिट द स्कीम विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर, अगर ये मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स ने सोचा कि मुझे इस पेंशन स्कीम से विड्रॉ करना है, मुझे इस पेंशन स्कीम में नहीं रहना, और 10 ईयर से पहले ही ये उन्होंने सोच लिया, तब क्या होगा? तो जो बेनिफिशियरी का शेयर होगा, सरकार वाला शेयर नहीं, अगर 200 रुपए में से एक व्यक्ति 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, 100 रुपए सरकार दे रही, तो उसमें जो शेयर है उसका वो है बेनिफिशियरी का शेयर। ओके, तो बेनिफिशियरी शेयर कंट्रीब्यूशन ओनली बी रिटर्न टू हिम विद सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट। मतलब एक व्यक्ति जिसने यदि 10 साल से, मतलब आज अगर वो योजना में एनरोल कराता है और इस योजना में वो 10 साल होने से पहले विड्रॉ करता है, तो उसको उसका कंट्रीब्यूशन प्लस सेविंग बैंक, जो सेविंग अकाउंट में ब्याज चल रही होगी, उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। इफ सब्सक्राइबर एग्जिट आफ्टर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यदि कोई व्यक्ति 10 साल बाद एग्जिट करता है, 10 ईयर्स या मोर, बट बिफोर, मतलब अपनी एज के 60 वर्ष होने से पहले। ठीक है। इफ सब्सक्राइबर एग्जिट एंड विड्रॉल आफ्टर 10 ईयर्स बट बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज, बेनिफिशियरी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन along with accumulated interest actually earned by fund और एट सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट विच एवर इज हायर। इस लाइन का मतलब बता दो, जितने तुम लोग दिमाग दौड़ाते हो ना, मुझे इस लाइन का मतलब बता दो। ठीक है, मैं कमेंट ओपन कर रहा हूं, ये फालतू के क्वेश्चन हटा के इस लाइन का मतलब बताओ जरा मुझे। प्रशांत कुमार, वाह मेरे भाई। प्रशांत यार तू ना बहुत बढ़िया इंसान है यार, मेरे पास पैसा रख तू यार, मैं तेरे ना 1 लाख रुपए डिपॉजिट करूंगा, 10-10 हजार की मैं इंस्टॉलमेंट बना दूंगा 10, तू कह रहा 100 से ज्यादा भी डिपॉजिट कर सकते, तू मुझे 15-15 दियो। ठीक है, 15-15 दियो, 1 लाख तक नहीं, तू मुझे 10 की 10 इंस्टॉलमेंट 15-15 दियो। सर बता दीजिए ना। अरे मेरे भाई, जब बोला है 100 करना है तो 100 कर यार, पेंशन तो 3 हजार ही मिलेगी ना, क्यों कर रहा है ज्यादा, 3 हजार ही पेंशन मिलेगी। अब जरा देखो इस लाइन का मतलब क्या, पहला केस समझ में आया? पहला केस समझ में आया? देखो जरा ध्यान से समझना, थोड़ा अपने हाथों को विराम देना, जरा रोको। पहला केस क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक व्यक्ति है, ये मिस्टर एक्स है, ये भाई साहब गए, इन्होंने योजना में इनरोल करा दिया। इन्होंने क्या किया, बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल पूरे होने से पहले ही इस योजना, इनके मन में आया कि ए भाई हमको ना इस योजना में नहीं रहना है, हम चलते हैं इस योजना से विड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई अपना पहुंच गया। अब वो भाई पहुंच गया कहां पर, जहां से उसने योजना का लाभ उठाया था मेरे दोस्त। तो अब उसे क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन, देखो अगर 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 है, तो सिर्फ इसका वाला कंट्रीब्यूशन प्लस उसको जो ब्याज होगी ना बचत खाते पे, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट होगी, वो मिलेगी। ओके, क्लियर है? दूसरा केस क्या कहता है, ये वाला, अगर ये बंदा 10 इयर्स या आफ्टर पहुंचता है, तब उसे क्या मिलेगा? सर उसे उसका कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा भाई, उसका 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, 100 का तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब बात आती है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट दो तरीके से यहां पर बोली है, या तो जो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट चल रही होगी वो, या जो LIC ने फंड इन्वेस्ट किया, अलग अलग जहां पर भी इन्वेस्ट किया होगा उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट बनी है। लिखा है ना यहां पर कि along with accumulated interest as actually earned by fund, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसमें जो इंटरेस्ट मिली है भाई, जो इस योजना में जो तुमने कंट्रीब्यूशन दिया उसमें जो असल में फंड के द्वारा इंटरेस्ट कमाई गई है वो, और जो बचत खाते में ब्याज होती है वो, उन दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? वाह भाई वाह, नॉमिनी को मिलेगी। ए भाई बंदा मरा थोड़ी है, जिंदे पे चल रहा है काम। ए भाई बंदा मरा थोड़ी है, नॉमिनी को मिलेगी। वाह भाई वाह, अबे जिंदे पे चल रहा है मेरे भाई, अभी जिंदे को पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, अब जरा आगे समझो। इफ बेनिफिशियरी हैज गिवन रेगुलर कंट्रीब्यूशन, अब आ गया जब मेरे दोस्त राम नाम सत्य हो गया। ओके, if beneficiary has given regular contribution and died due to any cause, किसी भी कारण वो चलता गया मेरे भाई,
उसकी पत्नी या उसका पति, हिज एंड हर स्पाउस, या तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्कीम से, टू कंटिन्यू स्कीम सब्सिक्वेंटली बाय पेमेंट ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन, और एग्जिट बाय रिसीविंग बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन। या तो ये होगा कि भाई अगर किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो उसका पति या उसकी पत्नी आगे कंटिन्यू करेंगे, या फिर और एग्जिट, वो उसमें से एग्जिट कर सकता है, उसको बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, किसके साथ, इंटरेस्ट जो फंड ने कमाई, जो सेविंग अकाउंट में मिली उसमें जो ज्यादा होगी उसके साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर as well as his and her spouse, entire fund will be credited back to the fund। मतलब इसके बाद फिर कोई नहीं है, ये पति और पत्नी के बीच है, फिर अगर दोनों ही चलते चले गए तो फिर ये पैसा सरकार का मेरे भाई। इसको पढ़ो जल्दी से, इसको पढ़ो, पूरा का पूरा रीड करो जरा, 1 मिनट का टाइम लो। हर्षित तेरे मन में क्या आ रहा है ये बता पहले मेरे को, तू कह रहा 3,000 मिलेगा पेमेंट कंटिन्यू करने के बाद या 1,500 मिलेगा? अगर कोई 10 साल बाद मरता है तो क्या उसको सेल्फ अमाउंट गवर्नमेंट शेयर इंटरेस्ट मिलेगा? यार तुम लोग ना बड़ी बहुत बहुत सुंदर बात करते हो। ओ भाई, मरने के लिए 10 साल पहले 10 साल बाद नहीं है, पहला पॉइंट तो ये समझो, ठीक है? ये एग्जिट करने के लिए कॉन्सेप्ट की 10 साल से पहले, 10 साल या उसके बाद वाला, ओके, ये एग्जिट करने के लिए। और वो कभी भी इफ गिवन रेगुलर एनी कॉज, 18 से 60 वर्ष की होने तक वो किसी भी दौरान यदि मर गया तो उसकी पत्नी कंटिन्यू कर सकती है रिमेनिंग शेयर देकर, और उसके बाद वो 3,000 पर मंथ पेंशन के लिए एलिजिबल बनेगी। यार आज क्या हो रहा है यार? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आज मालूम है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मानसिक तौर पर परेशान हो गया हूँ आज अपने साथ। अभी फोन आया कि लैपटॉप आपका सही नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत गड़बड़ है क्योंकि लॉकडाउन में पूरा कंप्लीट है, मात्र एक दुकान खुली हुई है, अब वो भी मतलब दिमाग खराब कर रहा है।
भगवान सही कर दो, आज बहुत रोना आ रहा है। एक तो ये मेरा स्ट्रॉ लगा के खून पीते हैं, एक एक चीज ढंग से समझाता हूँ फिर भी इनके समझ में नहीं आती है। अबे भाई मरेगा कब? कभी भी। ये 10 साल बाद है जिंदे के लिए। ज्यादा पैसा नहीं मांग रहा। ज्यादा पैसा नहीं मांग रहा। अगर आफ्टर द डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर या उसकी पति या पत्नी दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो गई, तो जो पैसा होगा ना, जो जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, वो फंड में क्रेडिट हो जाएगा सारा का सारा। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, फंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाली पेंशन स्कीम क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब ये जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है, सेम है ये प्रीवियस योजना और ये योजना। अब ये किसके लिए है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए किसके लिए मेरे भाई? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। ये भी क्या है? ओल्ड एज प्रोटेक्शन यानी कि पेंशन स्कीम है। तो ऑल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है, भाई अगर मार्जिनल फार्मर की बात करें तो 1 हेक्टेयर तक, स्मॉल की बात करें तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक मेरे भाई। ठीक है, ये फार्मर है तो उनके लिए बोला है कि ये योजना में वो एलिजिबल बनते हैं। तो 1/8/2019 तक यदि वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर having cultivable land holding up to 2 hectare whose names appear in land record of state and union territories as on 1/8/2019 are eligible to get benefit under the scheme. Okay, under this scheme the farmers would receive a minimum assured pension of rupees 3,000 per month after attaining age of 60 years. सेम है मेरे भाई, सेम सेम बिल्कुल। इफ फार्मर डाइज, उसकी पत्नी या पति को, स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी। सेम है, ये सिर्फ अंतर ये हो गया, ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए, वो किसके लिए थी? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। ये योजना किसके लिए थी? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। बाकी दोनों एज इट इज है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। एग्जिट एंड विड्रॉल की बात करते हैं, सेम है मेरे भाई। एग्जिट और विड्रॉल दोनों में, एग्जिट और विड्रॉल सेम है। एग्जिट एंड विड्रॉल दोनों में सेम है। शिवांगी गुप्ता, आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों के लिए होगी। एक ही के लिए स्कीम होगी ये वाली। हाँ, क्यों नहीं कर सकता भाई? पीएम किसान योजना का भी लाभ उठाएगा। ये इंश्योरेंस स्कीम है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है तो ऑल आर एलिजिबल। इसमें तो सिर्फ वो एलिजिबल है जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर है। अभिदाता मतलब हो तो सब्सक्राइबर। स्पाउस में ओनली वन के लिए क्या मतलब? कैसे पूछ रहे हो? पति 4 की पत्नियां 4, कैसे पूछ रहे हो? स्काउस में ओनली एक के लिए, तो वाह भाई वाह, वाह रे वाह, तुम बहुत जुगाड़ू हो हैं। वाह भाई वाह, किसी की 4 पत्नी है तो 1500 1500 1500 1500। ओहो, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वाह बेटे, मौज कर दी। नहीं भाई, तब तो अगर देखो, अगर किसी की डेथ हो गई और उसने, उसकी पत्नी ने या पति ने कंटिन्यू किया, तो फिर तो उसको भाई पूरा 3,000 पर मंथ मिलेगा ना। फिर 50% क्यों है? 50% तब है जब 60 वर्ष की उम्र कंप्लीट हो गई तब। हाँ दी, दोनों की लॉन्च डेट सेम है। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। देखो ये भी सेम स्कीम, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 22 जुलाई 2019 से। ये मेरे भाई, इसमें अभी इससे पहले वाली की डेट पे अभी थोड़ा मेरे तुम्हें बताऊंगा अलग से
उसमें रुक जाना। इस वाली की डेट क्लियर है, इससे पहले वाले की डेट क्लियर, इस बीच वाली की अभी रुक जाना। ठीक है, ये जो स्कीम है, ये वाली स्कीम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम, ये किसके लिए है? वो व्यापारी जिनकी सालाना इनकम 1.5 करोड़ रुपए तक है। अगर दोनों की ही डेथ हो गई तो तुम लोग क्या मोबाइल में साथ के साथ किसी से बतराते भी रहते हो क्या? जब मैं पढ़ा रहा होता तब तुम्हारा ध्यान क्या होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एज वेल एज हिज एंड हर स्पाउस, अगर जो व्यक्ति जिसने योजना का लाभ उठा रहा है और उसकी पति या पत्नी की डेथ हो गई, ठीक है, तो एंटायर जो पैसा वो फंड में चला जाएगा, फंड में। ये रहा, सारा का सारा पेंशन फंड में चला जाएगा मेरे भाई। द स्कीम इज इन इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2019, इस योजना को 22 जुलाई 2019 से लागू किया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना बोलते हैं हम लोग। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना, ये एक पेंशन स्कीम है शॉपकीपर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, दुकानदारों के लिए है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, दुकानदारों, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। ये ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वही इसमें एलिजिबल है जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का है। 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए तक का है, अप टू 1.5 करोड़ रुपए तक का है। गवर्नमेंट ने यहां पर उनको 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन देनी, वही 18 से 40 वर्ष वाला है, अपनी उम्र के हिसाब से 60 साल होने तक वो कंट्रीब्यूशन करेगा। कंट्रीब्यूशन जो मैंने पढ़ाया था वही है। और पीपल कौन से एलिजिबल है? इससे जो योजना से लाभ होगा 3 करोड़ स्मॉल शॉपकीपर्स को लाभ मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये वाला? जिसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है वो क्यों लेगा भाई? मोदी जी से पूछो यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मोदी जी ने योजना लॉन्च करी है कि भाई 1.5 करोड़ रुपए तक का जिनका टर्नओवर है वो एलिजिबल बनते हैं। मुझसे पूछ रहे हो यार तुम लोग यार? ए मोदी जी काहे मुझे परेशान करने पे तुले हुए? तुम्हें इसमें उनके लिए करनी थी जिनकी 2 4 5 लाख है, 1.5 करोड़ लिख दिए फालतू में। बच्चों का दिल दुख रहा है कि 1.5 करोड़ कमाने वाले को भी तुम 3,000 रुपए पर मंथ दोगे, क्या वो नहीं खुश होगा मेरे भाई? अब तुम लोगों ने देखो आलतू फालतू के सवाल पूछते हो मेरे से, जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है तुमने कि एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है। एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या? प्रॉफिट इसका 1.5 करोड़ होना चाहिए कि सेल इसकी 1.5 करोड़ होनी चाहिए? हाँ बस वही तो मेरे को पूछना था। प्रॉफिट सेल, प्रॉफिट सेल। अब मैं तुम्हें बताता हूं, वॉरियर बैच में अभी 5,000 एडमिशन हुए हैं। एक वॉरियर बैच की कीमत कितनी है? मान लो मैं ऑन एन एवरेज 1,000 बोल रहा हूं, तो टोटल मिलाकर सेल कितनी हो गई मेरे दोस्त? टोटल मिलाकर सेल कितने की हो गई? 50 लाख रुपए की। ठीक है, टोटल मिलाकर। दिस इज टर्नओवर, दिस इज टर्नओवर। ओके, इसमें से मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया है आफ्टर टैक्स वगैरह सारे खर्चे वर्चे निकाल के, इसमें जो प्रॉफिट था मेरे दोस्त वो 80% प्रॉफिट था। 80% प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्त, ये यहां पर सेल हो गई। तो ये एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा, ना कि मेरे दोस्त यहां पर बात की जा रही है प्रॉफिट की। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना हमारी हो गई थी, अटल भूजल योजना हमारी हो गई थी, जनधन योजना हमारी हो गई थी, जन औषधि उज्ज्वला योजना हमारी हो गई थी। अटल पेंशन योजना पे आ जाते हैं। अब जरा इसको 1 मिनट का टाइम है, रीड करो मेरे भाई। आपकी सैलरी 10 लाख से कम नहीं होगी। सालाना बात कर रहे हो कि तुम मंथली पूछ रहे हो? 40 लाख? अबे यार मैंने कुछ बोल दिया, ये हाइपोथेटिकली था, एक एग्जांपल दिया था मैंने। अटल पेंशन योजना पढ़ो मेरे भाई। अली अली लाइट आ गई। सर आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ है, शांतनु सर बता रहे थे। शांतनु सर की मैथ कमजोर है, उनसे बोलो 1 जीरो बढ़ाना, भूल गए वो। उनसे बोलो 1 जीरो और बढ़ाए। अटल पेंशन योजना
अब जरा सुनिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को इस योजना को लॉन्च किया था कोलकाता से। अटल पेंशन योजना की पेंशन स्कीम है। पीएफआरडीए इसे रेगुलेट कर रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए। अंडर दी अटल पेंशन योजना, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। मिनिमम जो पेंशन है इसमें, मिनिमम पेंशन इट इज 1000। ये 1000, 2000, इसमें अलग अलग इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। फालतू के चक्करों में पड़ते हैं, फालतू के चक्करों में लोगों को बस मूर्ख बनाया जा रहा है। मिनिमम पेंशन 1000, मैक्सिमम पेंशन यहां पर 5000। अब कौन व्यक्ति एलिजिबल है? जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष, एक एग्जांपल मान लेते हैं, 18 वर्ष वाला व्यक्ति है, वो एलिजिबल है। तो वो क्या कर सकता है? वो ऑप्ट करेगा कि उसे कितनी पेंशन 60 साल के बाद चाहिए, 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000। समझना, समझना मेरे दोस्त। अगर एक व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वो क्या चाहेगा भाई? उसको मिनिमम पेंशन कितनी मिले, मैक्सिमम कितनी मिले। तो वो जो होगा वो चाहता है कि भाई 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, उसकी स्वेच्छा से वो अपने को कहीं ना कहीं, मतलब वो ऑब्वियसली 5000 ही करेगा। लेकिन मेरे भाई 5000 अगर वो करेगा तो उसके हिसाब से उसे टिल 60 ईयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। टिल 60 ईयर्स, हर किसी अमाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब एज के अकॉर्डिंग भी और अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है। बट ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अपने लिए मुद्दे की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से इस योजना को लॉन्च किया था। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए, ये भी। और इसमें मिनिमम पेंशन 1000 है, मैक्सिमम पेंशन इसमें 50,000 है। कम मिलेगी जब 60 वर्ष एज कंप्लीट हो जाएगी। द एज ऑफ सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स। 18 से 40 वर्ष इसमें एज होनी चाहिए। अच्छा, 5000 है, 1000, 2000, मिनिमम 1000, मैक्सिमम 5000। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन एज के अकॉर्डिंग है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 टिल 40 ईयर्स। अरे भैया 50 की जगह 5 लिख लो, गलती से 50 बोल गया हूं, 5 है, 5000। नेक्स्ट आते प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे। इसे रीड करो। एक सेकंड को। ओनली 12 रुपए प्रीमियम। हाँ, अब जरा तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ, रुको। ऊपर देखो क्या लिखा, मिनिमम गारंटेड पेंशन। कुछ लिखा मिनिमम गारंटेड पेंशन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। अब देखो, ठीक है। अब इसमें जरा देखना,
जैसे ये समझाने के लिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मिनिमम गारंटीड पेंशन 1000 है पर मंथ। एज के अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, एज के अकॉर्डिंग 18 है, 19 है, ये है, ठीक है, एज है ये। अलग 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 कंट्रीब्यूशन है। आप अगर 1000 ऑप्ट करोगे, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी ऑप्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? पेपर पर नहीं चलता है, कंप्यूटर पर चलती है क्लास। क्या बोलते हो, कुछ तो समझ में नहीं आता मेरे को। मुझे बचपन के दिन आए थे, मम्मी मुझको तो टॉपिक थी, अरे मम्मी को समझने में देर लग जाती क्यों बेटा बोल क्या रहा है? अब पिताजी को बोल दिया पापा यूं करके, सारे पानी का, पापा कुछ और ही समझ रहे हैं, एक पैक अंदर, भाई सिकंदर क्यों तुझको भी चाहिए? अरे मेरे का भाई मुझको पानी चाहिए, उनको कुछ और ही लग रहा है। तो ऐसे ढंग से तो बोला करो, मैं समझ में नहीं आता क्या लिखते हो तुम लोग। अब आ जाओ मुद्दे की बात पर, वो आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ऐसा हो गया जो भैया ये फर्म वगैरह खुली हुई है, पीएफ भी अपनी कटता है, फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, कहीं पे पीएफ भी अपनी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है भाई। 10,000 रुपए मिले, दहाड़ी के मजदूर हो तुम लोग, हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एलिजिबल हैं भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब मुझ जैसे लोग थोड़ी एलिजिबल होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अब दो तरीके से मृत्यु होती है, या तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, या फिर मेरे भाई प्रभु अपने आप ही बुला लें, ठीक है, नेचुरल डेथ हो जाए। तो एक्सीडेंटल डेथ के चांसेस थोड़े कम होते हैं, नेचुरल डेथ तो भाई जिसका जन्म है उसका मरण भी है, ओके, जिसका जन्म है उसका मरण भी है। अब यहां पर समझने की जरूरत है, यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भी मोदी जी ने ही लॉन्च किया था 9 मई को। ये तीनों योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सभी योजनाओं को कोलकाता से एक ही दिन मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ओके। क्लियर है भाई? ये जो पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो व्यक्ति एलिजिबल है उनकी उम्र है 18 टू 70 ईयर्स, इसमें है 18 टू 50 ईयर्स। अगर व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे परिवार को, परिवार को। और अगर नेचुरल डेथ होती तो भी परिवार को मिलेंगे सर 2 लाख रुपए। सर फायदा क्या है? असल में एक्सीडेंटल डेथ के केस में जो प्रीमियम पे करना है 12 रुपए सालाना, 1 रुपए पर मंथ हो गया, 1 रुपए पर मंथ, ओके। और यहां पर जो प्रीमियम पे करना है वो 330 रुपए पर एनम है, 330 रुपए पर एनम है। समझ में आया प्रीमियम क्या होता है? अंतर क्या दोनों के प्यार में बोलो। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, प्रेम में बोलो। प्रीमियम बेटा, जब आप किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का में इनरोल कराते हैं तो आपको कस्टमर को, सब्सक्राइबर को अपना एक निश्चित कंट्रीब्यूशन देना होता है। दैट कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्रीमियम, ओके। नेचुरल डेथ समझाइए। नेचुरल डेथ मतलब एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, वो नेचुरल डेथ है बेटा। किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। अब पेमेंट मोड क्या है? मतलब यह है कि आपने, जैसे आपका बचत खाता अपने अपने अकाउंट से लिंक करा लिया है, किस योजना को? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को। तो इसका जो प्रीमियम होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे भाई कटता कटता रहेगा आपके अकाउंट से, आपको अलग से जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली मेरे भाई, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कटता रहा करेगा, ओके। ये सब पॉलिसी में एनरोल कर सकते हैं, हाँ, ये अनंत काल तक है, ये कोई डेडलाइन नहीं है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी की डेडलाइन है उसमें। प्रधानमंत्री ये बेटा, ये एक्सीडेंटल डेथ हो तो एक्सीडेंटल डेथ पे मिलेगा ना। क्या यार तुम लोग बात करते हो यार, ये नेचुरल डेथ तो नेचुरल डेथ पे मिलेगा। और 1 लाख रुपए परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में है, ठीक है। 2 लाख रुपए है जय श्री राधे राम नाम सत्य है। और नहीं, वो मेरे दोस्त एक्सीडेंट हुआ बड़ा जोर का, मेरे भाई गाड़ी चला रहा था करके मेरे दोस्त, और व्हीली वगैरह मार रहा था दोस्त बाइक से, ठीक है। कोई ऐसा होगा दोस्त हमारा मित्र,
ठीक है, मित्र नहीं, दोस्त नहीं, कोई भी XYZ मान लो, और वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई और पैर चला गया, हाथ चला गया, तो ये क्या है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। तो परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में कितना मिलेगा उसको, 1 लाख रुपए। एग्जाम का क्वेश्चन बना था ये वाला, ये एग्जाम का क्वेश्चन बना था। और प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, 18 to 50 ईयर्स एलिजिबल, सेम डेट है, सेम वेन्यू, ठीक है, ऑटोमेटिकली आधार कार्ड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मेरे भाई, ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए इंश्योरेंस मिलेगा, क्लियर है, क्लेम मिलेगा। जैसा कि किसी की डेथ होने वाली है और वो इंश्योरेंस करा दे, तो 10-20 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या 2 लाख मिलेंगे? प्लीज रिप्लाई। ये कहाँ है मेरे भाई, पहले तो सामने आ, एक सेकंड। कहाँ है ये मेरे भाई, दंडवत प्रणाम है उसको मेरा, ये जिसका क्वेश्चन है। अच्छा मेरे भाई ये बता कि जब कभी भी ऐसा केस होता है तो आपको ना हेल्थ वगैरह का भी देना पड़ता है आपको, कि हाँ आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें मांगते हैं, ऐसा नहीं होता, ओके। मतलब ये अगर जिसने पूछा है तो वो जरा प्लीज मुझे बता दे कि जनरल अवेयरनेस में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको पता है डेफिनेटली किसकी डेथ होने वाली है, तो जीए में कौन से क्वेश्चन आएंगे प्लीज मुझे बताओ मेरे दोस्त। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, सराहनीय, प्रशंसनीय, प्रभु कृपा बरसाए रखना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कंप्यूटर पर चलती हैं क्लासेस बेटा, कंप्यूटर पर ये चलती हैं adda247.com पे, कंप्यूटर पर नहीं चलती हैं, कंप्यूटर में चलती हैं। ये adda247 एप्लीकेशन में चलती हैं, ओके। आशीष गौतम अड्डा कंप्यूटर पे नहीं पढ़ाता, कंप्यूटर से पढ़ाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अच्छा 1 मिनट जरा, एक चीज रह गई थी क्या, ये मैंने तुम्हें ये पढ़ा दिया ना, परमानेंट डिसेबिलिटी और एक ये कंफर्म ये वाला, डिसेबिलिटी के 1 लाख और मरने के बाद 2 लाख मिलेंगे। नाइस क्वेश्चन, एक सेकंड हुआ। हम्म, देखो, इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ और फुल डिसेबिलिटी 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, ठीक है, पार्शियल डिसेबिलिटी या फुल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, जरा समझना, मेरे शब्दों पे गौर फरमाना। इन केस ऑफ फुल डिसेबिलिटी, फुल डिसेबिलिटी, ओके, फुल डिसेबिलिटी मतलब हो गया कि बोथ आईज, हैंड एंड फीट, दोनों फीट, दोनों हैंड और दोनों आईज लॉस हो गई, ओके, ये फुल डिसेबिलिटी है। समझ में आ गया? फुल डिसेबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। फुल डिसेबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है? फुल डिसेबिलिटी मतलब दोनों, सब कुछ चला गया, हाँ सब कुछ चला गया, ये बढ़िया था, सब कुछ चला गया मेरे भाई, दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों फीट चले गए, ये फुल डिसेबिलिटी है। तो फुल डिसेबिलिटी के केस में और डेथ के केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे। समझ में? फुल डिसेबिलिटी और डेथ के केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे, ओके। लेकिन पार्शियल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी में एक गया मेरे भाई, एक आंख, एक हाथ और एक फुट, या फीट वर्ड यूज नहीं किया, फुट, एक हाथ, एक आंख, एक फुट, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपए मिलेंगे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको नहीं पता होगा। मतलब डिसेबिलिटी में भी बोला है दो चीज, एक्सीडेंटल डेथ हो रही है 2 लाख रुपए, फुल डिसेबिलिटी हो रही है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी हो रही है 1 लाख रुपए। फुल डिसेबिलिटी में तीनों चीजों में दोनों चले जाएं मेरे भाई, दोनों, तीनों चीजों में दोनों चले जाएं, और पार्शियल डिसेबिलिटी में तीनों चीजों में एक एक चला जाए, तो ये पार्शियल डिसेबिलिटी है, ओके। अब दिमाग मत लगाना कि एक चीज में दो चले जाएं, एक चीज में एक ही जाए, एक चीज में दो चले जाए, तो उसे क्या बोलेंगे। फुल डिसेबिलिटी के लिए दोनों होना जरूरी है, दो 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 दो, ओके, क्लियर है?
1 लाख परमानेंट डिसेबिलिटी है, ये काट दो इस लाइन को। 1 लाख डिसेबिलिटी पार्शियल, ये परमानेंट की वर्ड आएगा पार्शियल डिसेबिलिटी, और ये 2 लाख आएगा फॉर एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी। अब सही है लाइन, अब मैंने क्लियर कर दिया है। मतलब तुम्हें ना इंश्योरेंस लेने के लिए ना दिखाना पड़ेगा, ए भाई देख मेरी टांग गई, ए भाई मेरा हाथ गया, ए भाई मेरे दोनों चले गए, ए भाई देखना मुझको देना 2 लाख देना, ए भाई देना, ए भाई देना। तो उसको भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि ए भाई तेरे कितने गए, ए भाई एक एक एक, एक गया, अच्छा तू 1 लाख ले जा, ए भाई दोनों दोनों चले गए, ए भाई 2 लाख ले जा मेरे भाई। तो अलग ही खेला चल रहा है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट योजना 3 क्लास में जाएगी ये स्कीम की, गवर्नमेंट स्कीम। अब जरा समझो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रल बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत शानदार योजना है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट। इसको जरा पढ़ो। सर स्कीम फिनिश कहां से फिनिश, अभी स्कीम 3 क्लास, 1 क्लास और लगेगी अभी। इलेक्ट्रल बॉन्ड पढ़ो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, जल्दी से पढ़ो, 7 के 7 पॉइंट पढ़ो। इसकी हिंदी नहीं है मेरे पास, इसको मैं इंग्लिश को हिंदी करूंगा, ओके। पढ़ लिए पॉइंट ये, आगे के पॉइंट पढ़ो। मिडिल क्लास वाले भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं बेटा, कोई भी खरीद लेगा, कोई भी खरीद लेगा। सर ये पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, इससे पर्सन को क्या फायदा होता है? जो ये बिजनेसमैन होते, तुमने मतलब मुझे लगता है तुम मूवी वूवी नहीं देखते, तुम आस्था और संस्कार चैनल देखते हो, है ना? आस्था और संस्कार चैनल देखते हो, उसमें जपनाम होता रहता है, बाबा जाने मन की बात, बेटा पर्स खोल लो, नीला खोल लो कि काला पर्स खोल लो, कृपा आना बरसती रहेगी। तुम्हारे घर में आस्था और संस्कार के अलावा कुछ चलता नहीं है क्या भाई? मूवी वगैरह नहीं देखते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग आती है वो कौन देता है? कौन देता है मेरे भाई? क्या फायदा होता? फायदा होता है ना कि हम चुनाव में तुम पैसा लगाओ, तुम्हारे सारे काम हम टेंडर क्लियर कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। ऐसी बात करते हो यार। अब जरा पढ़ो इसको आराम से, तसल्ली से पढ़ो। नहीं सुमन कुमार किसी एक को इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं था तो यार पहले से क्या चलता, तो मैं बताऊं, एक अपने यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा मेरे भाई, ठीक है? जहां तक मैंने सुना था पढ़ते पढ़ते में, आई एम नॉट श्योर, मैं इसमें श्योर नहीं हूं, बट मे बी जब वो मेरे दोस्त फाइल करने गए थे पर्चा वगैरह,
तो उसमें उनसे पूछा गया कि तुम्हें डोनेशन कितना मिला, तो उन्होंने कहा कि हमें डोनेशन ही नहीं मिला, हमें डोनेशन ही नहीं मिला मेरे भाई। असल में पहले क्या था कि 20,000 रुपए से ऊपर के डोनेशन के बारे में आपको बताना होता था कि डोनर कौन है। भाई 20,000 रुपए से ऊपर के केस में आपको बताना होना होता था, ये भाई कैश में 20,000 तक का डोनेशन था, उससे ऊपर अगर डोनेशन आ रहा है तो उससे ऊपर आपको बताना था कि डोनर कौन है, देने वाला कौन है। तो इन्होंने क्या किया कि करोड़ों रुपए को 20,000 में कर दिया, 20,000 में कर दिया मेरे भाई। मतलब मेरे भाई वाह भाई वाह, मतलब उस्तादी की भी हद होती है। उस्तादी करोड़ों रुपए को भाई साहब 20,000 में कर दिया, हमें बताना ही नहीं पड़ेगा कि डोनर कौन है। समझ रहे हो, ऐसे उस्ताद हैं। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, इसको हम 2,000 कर देते हैं। अब जो कैश में डोनेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिर्फ 2,000। उससे ऊपर का डोनेशन जो चलेगा वो लेजिटिमेट तरीके से होगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको। अच्छा, किसी को नेचर कॉल आया है? किसी को नेचर का कॉल आया मेरे भाई? किसी को आया मेरे भाई नेचर कॉल? यस 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 यस, तो बता क्यों नहीं रहते? मजा आ रहा है क्या मेरे भाई है? बता क्यों नहीं रहते? जाओ जल्दी होकर आओ। 4:32 हो रहे हैं, 4:35 में मिलते हैं। ओके, जल्दी से आना, मैं भी जरा पानी पी लूं, गला सूख रहा है मेरे भाई। ओके, 4:35 पे मिलते हैं। इसको रीड कर लो, फर्स्ट स्लाइड ऊपर करके चलो। ओके, क्या तुम का साथ में लैपटॉप भी लेके जा रहे हो? चलो मेरे भाई कर लो, 1 मिनट में आता हूँ। आगे कह रहे ग्रुप चैट और ओपन कर दो, समझ रहा हूँ भाई, ग्रुप चैट तो ओपन कर रहा हूँ, नंबर वंबर मत देना, जोड़े मत बना लेना। हाँ, दो ईयर से किसको पढ़ना है भाई? अरे ब्रेक है सर, क्या करें? मैं आ गया मेरे भाई, आ गया आ गया आ गया, चलो शुरू करें। करंट अफेयर्स के लिए अड्डा डेली करंट अफेयर्स सफिशिएंट है? हाँ सफिशिएंट है, सुबह 7 बजे एक सर पढ़ाते हैं, मैं उन्हीं के सेशन को मैं भी देखता हूँ मेरे भाई, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे अड्डा 247 पे आते हैं, उनका नाम आशीष गौतम है, जीए गुरु के नाम से जानते हो उनको। मेरे भाई उनके सेशन में जुड़ जाना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, मुझको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब याद करा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। बहुत तपस्या करी उन्होंने पहाड़ों पे जाके, एक मोदी जी और एक उन्होंने, दोनों ने तो तपस्या करी, बाकी कोई ना कुछ नहीं किया। चलो आगे आ जाओ मेरे भाई, सुनो ध्यान से। ये तुम्हारे भाई भाई हैं आशीष गौतम, वॉरियर बैच में बहुत एडमिशन हो गया मेरे भाई।
अब इनके मन में आया कि क्या किया जाए भाई, तो इन्होंने कहा कि अरे यार हम लोगों को तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम लोग हाईलाइट हो जाएं, तो हमें तो पॉलिटिकल भाई कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना पैसा देते हैं दान में। ठीक है, अब जरा पढ़ लो मेरे भाई, ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब हमने भी सोचा, और एक तो तुम जानते ही हो मेरे भाई घर का और गेट खुला हुआ है, धीमे बोलूंगा। तुम्हारी भाभी इन्होंने भी सोचा, अरे सुनते हो जी, मैंने कहा हाँ बताओ। तुम्हारी पूजा भाभी, अरे कुछ पैसा दान वान दोगे कि नहीं दोगे? अरे मैंने कहा भाग्यवान क्यों नहीं ध्यान देंगे। तो हमने सोचा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे देते हैं। किसको? पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी है इनको डोनेशन देते हैं। हमारे समझ में आया कि मोदी जी ने, हमने सोचा भाई नोट गड्डियां की गड्डियां रखी हुई थी घर पे, भाई साहब गिनने लगे कि कितनी गड्डियां मेरे भाई, गड्डियों पे गड्डियां, गड्डियों पे गड्डियां गिनने लगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देते हैं कैश में। तो ये कहती है अब अगर तुम कब बिल्कुल जानते वानते नहीं हो क्या कुछ? मैंने कहा क्या हुआ? अगर तुम क्या जानते वानते नहीं हो क्या? मैंने कहा क्या हुआ, इतनी काय को लिए मतलब चिल्ला रही हो हमें? अरे मतलब तुमको ये नहीं पता कैश में डोनेशन नहीं देते? मैंने कहा तुमको किसने बताया? मोदी जी बता रहे थे हमें। तो मैंने, अच्छा कैश में डोनेशन नहीं देते मेरे भाई। अब कैश में डोनेशन देना है तो कितने तक का दे सकते हो? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का कैश में डोनेशन दे सकते हो। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो कितने का दे सकते हैं? कितने का डोनेशन दे सकते हैं? कितने का डोनेशन? 2,000। अब उससे ऊपर का डोनेशन देना तो क्या किया जाए? तो सरकार एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है, वो क्या है जरा समझना। एक बैंक ऑथोराइज किया है, यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक ऑथोराइज किया है? ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इकलौता बैंक है जो ऑथोराइज्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे पंछी का पेटा कहां मिलता है? पंछी का पेटा कहां मिलता है? कहां मिलता है पंछी का पेटा? आगरा में मिलता है ना, आगरा में। आशीष गौतम की क्लासेस कहां पर मिलती हैं? आशीष गौतम की क्लासेस कहां पर मिलती हैं? अड्डा 247 पे मिलती है मेरे भाई। वैसे ही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कहां पर मिलता है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ये सर मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, तो एक व्यक्ति है मेरे भाई, टुक 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 करके यहां पहुंचता है। वो बोलता है ए भाई मुझको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना है। ठीक है, ए भाई मुझको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है खरीद ले भैया, दिक्कत क्या आ रही है? ओके, तो ये जो व्यक्ति है इसको अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी, तो डोनेशन देने से पहले समझना, ये गया इस व्यक्ति के पास, इसने कहा मुझे 10 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने हैं। तो इसने क्या किया कि ये पैसा जो है रोकड़ा वो किसको दे दिया? रोकड़ा किसको दे दिया? समझिएगा, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने एसबीआई के पास गया, इसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना है। एसबीआई ने कहा खरीद ले भाई, दिक्कत क्या आ रही है, बिल्कुल खरीद ले, तू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद ले। इसने 10 करोड़ रुपए किसको दे दिए? एसबीआई को। भाई समझना, इसने 10 करोड़ रुपए किसको दे दिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यहां तक क्लियर? इसने बदले में इसको क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। बदले में इसने इसको क्या दे दिया है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। बदले में क्या दे दिया इसने इसको? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी कि एक पेपर है जिसकी कीमत कितनी है? इस पेपर की कीमत कितनी है? इस पेपर की कीमत कितनी है? बॉन्ड इज अ पेपर, या बॉन्ड इज अ पेपर मेरे भाई। इस पेपर की कीमत है 10 करोड़ रुपए।
10 करोड़ रुपए इसकी इसकी मेरे भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड की कीमत है। जब इसने 10 करोड़ रुपए यहां पर सरकार को दे दिया, मतलब सरकार मतलब स्टेट बैंक को दे दिए, अब स्टेट बैंक के पास ही 10 करोड़ रुपए हैं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसके पास है? इस व्यक्ति के पास। ये जो व्यक्ति होगा इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देगा। मतलब इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर ना ही इस व्यक्ति का एड्रेस लिखा होगा, ना ही इस व्यक्ति का नेम लिखा होगा, ना ही एड्रेस लिखा होगा, ना ही इस व्यक्ति का नेम लिखा होगा। ये जो बॉन्ड होगा ये बिल्कुल एक तरीके से अनोनिमस बॉन्ड होगा। मतलब अनोनिमस मतलब मैं अपनी जुगाड़ू लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूं, अनोनिमस मतलब उसका कोई मेरे दोस्त उसके ऊपर कोई गुप्त दान। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये शब्द बड़ा बढ़िया बोले। इसमें मेरे दोस्त किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होगा, गुमनाम बॉन्ड एक तरीके से बोल दो। ओके, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके पास 15 दिन का टाइम होता है, 15 डेज का। 15 दिन, जिस दिन से बैंक ने इसे इशू किया है, जिस दिन से बैंक ने इसे इशू किया है उसके 15 दिन के भीतर इसको अपने बैंक में, जब इसने बैंक भाई जिसने इसने जो इलेक्शन कमीशन को अपना बैंक बताया है कि मैं इस बैंक से अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड को, जो ऑथोराइज्ड है इलेक्ट्रल बॉन्ड को इनकैश कराऊंगा, वहां उस बैंक में जाएगा, 15 दिन के भीतर उसको कैश करा लेगा। अगर 15 दिन के भीतर ये पैसा ये कैश नहीं कराता तो ये पैसा सारा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा, पीएम रिलीफ फंड में। समझ में आया? परचेज करते वक्त बैंक को बताना होगा उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम। नो, नेवर, कभी नहीं। विद इन 15 days political party have to cash the bond, then fund will directly transfer to pm fund। या What is the reason for not mentioning the name of electoral bond? अब मैं बताता हूं, इसका मोनिका जी समझने की बात है यहां पर। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको ये पता लगने लगा कि आशीष गौतम ने, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बीजेपी को डोनेशन दी है, कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार को पता चला भाई आशीष गौतम ने हमको नहीं दिया बीजेपी को दिया है, तो ये मेरे से दोस्त, अब वो मेरे को फोन करके कहेगा, कौन मेरे भाई? राहुल गांधी। ए आशीष भैया, मैंने कहा हाँ भैया, ए आशीष भैया तुमने हमको क्यों नहीं दिया? हमने कहा भाई मर्जी नहीं दिया, तो अब देखो हम तुम्हारी कैसे खटिया खड़ी करते हैं। मतलब ये समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, खुन्नस निकालेंगे कहीं ना कहीं। ये दोस्त अच्छी चीज नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर ये पता चल जाए कि इसने हमको डोनेशन नहीं दिया। बॉन्ड रिफंडेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है बॉन्ड रिफंडेबल। जैसे कि उस पर्सन को पैसे वापस लेने हो तो वो, अरे यार एक बात बताओ, भगवान राम के मंदिर में या कहीं पर भी तुम किसी भी दान करने के लिए जाते हो, कहीं पर भी चले जाओ, चर्च में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां का ऐसा होता है कि तुमने जैसे दान पेटी में डाल दिया, फिर तुम कहते ए भाई ये सुनना, मेरा पैसा देना, ए भाई मेरा 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 मन नहीं है मेरे भाई। दिस इज नॉट रिफंडेबल। ओके, ये दान है। जो खरीदा उसका इनकम सोर्स पूछना नहीं जाएगा। देखो वैसे तो ये आपको, आप समझदार हो, खुद से खुद ब खुद एक व्यक्ति कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा अगर उसके पास उसकी इनकम का लेखा जोखा नहीं होगा, क्योंकि भाई ओवरऑल सरकार के पास तो डेटा जा रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जा रहा। भाई हर किसी बैंक को ये अधिकार है कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका केवाईसी कराए। केवाईसी मतलब ही ये है कि उसकी सोर्स जानना एक तरीके से। केवाईसी कराएगा ना, उसकी नो योर कस्टमर, उसकी आईडी प्रूफ लेगा, उसका एड्रेस प्रूफ लेगा, सिर्फ बैंक लेगा, बैंक आईडी प्रूफ। ये पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बताया जाएगा, ये सिर्फ बैंक होगा, उसकी केवाईसी कराएगा जो डोनेशन देने आ रहा है। ये व्यक्ति जो है ना, इसको अपना केवाईसी कराना पड़ेगा बैंक में जब जा रहा है, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, अपना सब कुछ चेक कराना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी को कहां से देता है बॉन्ड, मतलब बॉन्ड कैसे ट्रांसफर होता है? अरे यार तुम लोग ये कैसे सवाल पूछते हो भाई? बॉन्ड वो अब हो सकता है बॉन्ड वो खुद दे देगा, जाके किसी दोस्त से दिलवा देगा बॉन्ड, किसी मित्र से दिलवा देगा। अबे भाई एक बात प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेशन दे रहा है उसको तो वो अपने हाथ से भी दिया तो दिक्कत नहीं है भाई, हाथ से भी दिया। दिक्कत ये अनोनिमस रखने का रीजन ये है कि अदर पॉलिटिकल पार्टी को ना पता चले। भाई जिसको वो बताना चाहता है उसको तो पता ही होगा ना, प्रैक्टिकली समझना, प्रैक्टिकली। आशीष गौतम अगर बीजेपी को 100 करोड़ रुपए डोनेशन दे रहा है तो बीजेपी को डेफिनेटली पता है कि आशीष गौतम से कहां से आ रहा है, लेकिन इसका जो ओवरऑल उद्देश्य है वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ना पता चले।
सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी कैसे लेगा? पॉलिटिकल पार्टी के पास बॉन्ड चला जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी जाकर मेरे दोस्त भाई किसी के हाथ भी बॉन्ड भिजवा देंगे ये। अभी कभी कभी शादी में तुम जाते हो और शादी में क्या हर बार लिफाफा अपने हाथ से लेके आते हो क्या? आशीष गौतम की शादी में तुमको इनवाइट किया, तुम लिफाफा लेकर आए, भले मेरे भाई उसमें एक रुपया लेकर आए, लेकिन उसमें मेरे दोस्त लिफाफे में ये तो होगा ना कि तुम किसी भी तरीके से भिजवा सकते हो, खुद भी आ सकते हो, पोस्ट के माध्यम से, कैसे भी भिजवा दो। ये तो क्वेश्चन लॉजिकल है। एग्जाम्पल अच्छी देते हैं आप। ओहो थैंक यू सर। 5 बजे से इंग्लिश की क्लास है। अब अबे चुप हो जा, 5 बजे, अभी 24 मिनट 14 मिनट बाकी हैं। टैक्स में भी छूट है इसमें। अब जरा पढ़, तू इस बॉन्ड को पढ़ते, बहुत शानदार है मेरे दोस्त, मजा आएगा इसे। इसको पढ़ते हैं, इसको जरा देखना। सबसे पहले दिस इज ओनली फॉर पॉलिटिकल पार्टी। यस 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 या इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग अ डोनेशन। समझ में आ गया? फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ओके ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड आर इशूड, ये एग्जाम का क्वेश्चन था आपके। बॉन्ड कितने के मल्टीपल में है? तो 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, बट इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कितने के मल्टीपल में ये याद रखना है आपको, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड है इसको इशू करने के लिए और इनकैश करने के लिए, जो कि वैलिड होता है 15 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। भाई डेट के इशू होने के 15 दिन तक ही तो वो वैलिड है, और 15 दिन के बाद अगर पैसा लेने गया, वो इनकैश कराने गया, तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। चल बेटा पहली फुर्सत में निकल। ओके, दीज बॉन्ड आर रिडीमेबल एट इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। मतलब जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसमें भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, ये भी आगे पढ़ाऊंगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने जो अपना अकाउंट बताया डेजिग्नेटेड अकाउंट, उसी में ही ये पैसा क्रेडिट होगा, रिडीमेबल होगा। ठीक है, बॉन्ड आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन। अब ये बॉन्ड ना हमेशा अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ जैसे प्रभु का जो एक, जब कभी भी आप कभी भी जैसे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आप लोग जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि पट हर टाइम खुले रहते हैं। पट खुलने का भी एक वक्त होता है, पट बंद होने का भी एक वक्त होता है, फिर उसके बाद पट बंद होने के बाद दर्शन नहीं होते हैं। तो वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के भी पट खोले जाते हैं, और कब खोले जाते हैं? 4 महीनों में मेरे भाई। और ये 4 महीने कौन से, वो जरा देखना। हर क्वार्टर का पहला महीना, ठीक है, हर क्वार्टर का पहला महीना। तो हर क्वार्टर मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में जनवरी, अप्रैल, मई, जून में अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है अक्टूबर। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन महीने में 10 दिन के लिए विंडो ओपन होगी। 10 दिन। अभी हाल फिलहाल अप्रैल के महीने में 1 तारीख से लेके, अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल दे रहा हूं, अप्रैल के महीने में अभी चुनाव हुए थे, तुम्हें पता है? कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, याद आ रहा है कुछ? आइसक्रीम खा जाएंगे मेरे घर वाले, मेरी छुट्टी कर दो। अरे आंटी अंकल सुन रहे हो मेरी बात? इनकी सारी आइसक्रीम खा जाना। अब जरा सुनो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। मतलब ये दोस्त 1 साल में 4 महीनों में इनके पट खुलेंगे। ओके, 4 महीनों में ये ओपन होंगे। अभी चुनावों के दौरान ओपन हुए थे, तो अप्रैल महीने में 1 से लेके 10 दिन तक मेरे भाई ये विंडो ओपन हुई थी। तो मतलब 1 साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए विंडो ओपन होती है। द बॉन्ड आर अवेलेबल फॉर परचेज बाई एनी पर्सन, जो भारत का नागरिक है, कोई भी संस्था है, 10 डेज के लिए ओपन होगा हर महीने में, मे बी स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, डोनर नेम इज नॉट मेंशन ऑन द बॉन्ड। सिंपल है यार, ठीक है। डोनर कैन परचेज एंड सब्सिक्वेंटली डोनेट द बॉन्ड टू देयर पॉलिटिकल पार्टी, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, और उसको वो वेरीफाइड अकाउंट में विद इन 15 डेज उसे कैश करा सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम कब आई थी? 2 जनवरी 2018 को। एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्कीम, इलेक्ट्रल बॉन्ड में बी परचेज बाई, ये तो अभी लाइन हम लोगों ने पढ़ ली। पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय, ये भी हम लोगों ने पढ़ ली। संयुक्त तौर पर या अकेले भी ले सकता है, ज्वाइंटली भी ले सकता है। ठीक है, अब जरा समझने की जरूरत है, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है? तो आंसर बनता है नो। अरे यार बस खत्म, बस खत्म, 1 मिनट की बात है। ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हुई है, वही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। ओके, which secured not less than 1% वोट पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन। मतलब जब लास्ट लोकसभा चुनाव हुए थे या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे सीएम के चुनाव हुए या पीएम के चुनाव हुए, जो लोकसभा चुनाव हुए या जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए, लास्ट टाइम कम से कम आपको 1% वोट मिलना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से, हर पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल नहीं है। वही पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है, प्लस उसने एंड लिखा हुआ है, ऑप्शनल नहीं है कि और वर्ड लिखा होता तो या तो ये या तो ये, यहां लिखा दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहले तो इस पॉलिटिकल पार्टी को इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस एक्ट में रजिस्टर्ड होना है, और उसे लास्ट जो इलेक्शन रहे, लोकसभा इलेक्शन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, या तो सीएम के इलेक्शन या तो फिर पीएम के इलेक्शन, उस दौरान कम से कम 1% वोट तो मिल गया हो। अगर ना मिला हो तो भैया जय श्री राधे। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी इनकैश्ड बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विद द ऑथराइज्ड बैंक। ये तो पहले उसे बताना पड़ेगा। एसबीआई डिपॉजिट बॉन्ड दैट, ओहो देखो, अगर 15 दिन में नहीं कराया इसने इनकैश, तो ये पैसा कहां चला जाएगा? पीएम रिलीफ फंड में। पीएम रिलीफ फंड में कहां चलाएगा? पीएम रिलीफ फंड में। इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। नो पेमेंट शैल बी मेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ इलेक्ट्रल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाय एनी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू सेम डे। सेम डे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट समझ लो, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं साइलेंट फीचर में, ये वाला पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके अलावा ये केवाईसी कराना बंदे को, जब डोनेशन देनी है तो ये तो अलाउड है। ये कब तक कब कब ओपन होगा, किन किन महीनों में ओपन होगा, ये क्लियर है। ये समझ लो, अगर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दौरान या जब भी इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उस दौरान 10 दिन के लिए विंडो ना ओपन होते हुए एडिशनल 30 दिन के लिए और विंडो होगी, मतलब 40 दिन के लिए एडिशनल पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन इन हाउस ऑफ पीपल। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है, इन्हें पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 8126580408। ओके, ये नंबर है। किसी को कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, कोई भी समस्या पढ़ने से रिलेटेड, कोई भी फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड, इस पर मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है ये। कोई डाउट? तुम लोगों को मैं 7 मिनट दे रहा हूं, अपने बेस कीमती 7 मिनट, बेस कीमती 7 मिनट दे रहा हूं। तुम लोगों ने इतना हल्ला कर दिया, सर हमें आंखों को आराम चाहिए, आंखों को आराम, तो अपनी आंखों को आराम करा लो आराम से। ठीक है, कोई डाउट हो मेरे भाई इस पे कर देना। ठीक है, जाओ पढ़ लो मैथ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।